अब हम लोग को देखना है सेल ऑफ एसेट। जब हम लोग सेल ऑफ एसेट करते हैं तो पहला पॉइंट, एसेट रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके पास फर्नीचर था, आप फर्नीचर बेचे तो फर्नीचर एसेट रिड्यूस हो, पहला ये। दूसरा, कैश इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज करता है, कितना अमाउंट मिला, सेल प्रोसीड कितना है। और एसेट रिड्यूस होता है, एसेट का बुक वैल्यू कितना है। ये दो वर्ड समझना जरूरी है, बुक वैल्यू और सेल। सेल प्रोसीड मतलब क्लियर है कि बेच के कितना पैसा मिला, वो सेल प्रोसीड है। और बेच के कितना पैसा मिला ये जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कैसा रिसिप्ट होगा ये, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। एसेट बेच के पैसा आया, कैसा रिसिप्ट बोलेंगे इसको, कैपिटल। कैपिटल रिसिप्ट। क्या कैपिटल रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है? नहीं नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट होता तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता, ये वाला पैसा इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाएगा। बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, बुक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ एसेट इन बैलेंस शीट। पिछला जो बैलेंस शीट बना था उसमें कितना वैल्यू था, ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट जो था उसमें कितना वैल्यू था उसको बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अगर बुक वैल्यू मान ले 50,000 का था और इसको बेच दिए 30,000 में, तो रफली 20,000 का लॉस बोल सकते हैं। वो लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। 50,000 का एसेट 60,000 में बेच दे तो वो 10,000 का प्रॉफिट वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। बट कितना में बेचे वो पैसा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। जब भी हम लोग एसेट को सेल करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जब हम लोग एसेट बेचेंगे तो उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले देखना है बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बुक वैल्यू ऑफ एसेट ये कहां से मिल जाएगा, बैलेंस शीट से मिल जाएगा। फिर हम लोग इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मतलब इस साल हम लोग कुछ महीना यूज किए होंगे, 2 महीना 4 महीना कुछ महीना यूज किए होंगे, तो वो लेस करेंगे, ये प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। और फिर जो बचेगा अपना उसको कंपेयर करेंगे सेल प्रोसीड के साथ, उसको लेस करेंगे सेल प्रोसीड से। अल्टीमेटली प्रॉफिट आएगा या लॉस है, डिपेंड करता है कि अगर ये वाला वैल्यू जो आया और सेल प्रोसीड जो है, इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं, जैसे इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, अनयूज्ड वैल्यू ऑफ एसेट या रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट, रेसिडुअल वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू बोल सकते हैं, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट। इतना तो मिलना चाहिए ही चाहिए था। अगर रिमेनिंग वैल्यू ज्यादा है और मिला कम, दैट मीन आपको लॉस हुआ। मिलना था 50, 20 मिला, लॉस हुआ। रिमेनिंग वैल्यू कम है बट मिल गया ज्यादा तो प्रॉफिट होगा। मिलना चाहिए था 50, 70 मिल गया तो प्रॉफिट हो गया। इसी फॉर्मेट पे हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एग्जांपल से समझते हैं। फर्नीचर है, बैलेंस शीट में है 50,000 और इसको सेल किए हैं 30,000। कहाँ पे दिखेगा ये, रिसिप्ट पेमेंट।
तो बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है 50,000 का, इसको बेचे 30,000 में, और इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन एसेट। जो भी एसेट है, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और ये जो हम लोग सेल किए हैं, ये सेल किए हैं मान लेते हैं फर्स्ट अप्रैल को इसको सेल किया। ईयर एंड है अपना 31 दिसंबर, 1 अप्रैल को बेचे हैं, 31 दिसंबर ईयर एंड है। तो फॉर्मेट क्या बोल रहा था? फॉर्मेट बोल रहा था सबसे पहले देखो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में कितना है। तो फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है? 50। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या बुक वैल्यू कितना हो गया? 50। इसमें से लेस करना है प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, मतलब अभी कितना यूज किया हम लोग, कितना महीना यूज किए। 31 दिसंबर को खत्म होगा, मतलब 9 16 months. जनवरी से हो गया होगा। 3 महीना यूज किए हम लोग, 3 मंथ यूज किए, जनवरी फरवरी एंड मार्च, 1 अप्रैल को तो बेच ही दिए। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा इस 50,000 का? 10%, बट 1250. जो कि आएगा 1250। मतलब अपना क्या था, अपने को कितना मिल जाना चाहिए था इसमें से? 48,750। कितना रिमेनिंग वैल्यू था, कितना पैसा तो हमको मिलना ही मिलना चाहिए था। बट सेल हुआ कितना में एक्चुअली? 30,000। सेल प्रोसीड कितना है? ठीक है. हम्म. 30,000। तो बचा कितना? 18,750। ये क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? Loss. लॉस। Loss. तो बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन सेल डेट। जिस दिन हम लोग बेच रहे हैं उस दिन एसेट का वैल्यू कितना? 48,750। और 48,750 का एसेट 30,000 में बिक गया, मतलब लॉस हुआ। ये लॉस है मेरा। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? ये चीज कहाँ पे दिखना है? ये रेसिडेंट पेमेंट पे दिखना है 30,000। ये कहाँ दिखेगा? इनकम एक्सपेंडिचर पे दिखेगा डेप्रिसिएशन। ये लॉस कहाँ दिखेगा? इनकम एक्सपेंडिचर पे दिखेगा लॉस। प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर पे इसका? टू साइड पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन 1250, और फिर टू साइड पे लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 18,750। एक और एग्जांपल करते हैं। बुक वैल्यू है 50,000। डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम, सोल्ड फॉर 55,000, और डेट है सेल का 1/10/2020, ईयर एंड 31/12/20। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बुक वैल्यू 50,000, इसमें से लेस करते हैं प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन मतलब कितना महीना यूज किया? 9 महीना यूज किए होंगे, जनवरी से लेके सितंबर तक, इंटू 9/12 कितना होता है डेप्रिसिएशन? 7,500. 7,500। मतलब इसका वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल 42,500। वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन
सेल डेट, जिस दिन बेचे हैं उस दिन वैल्यू 42,500 था, बट एक्चुअली में बिका कितना में, सेल प्रोसीड कितना, 55,000। 42,500 का एसेट 55,000 में बिका, मतलब 12,500। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 12,500 प्रॉफिट। प्रॉफिट। 42,500 का एसेट 55 में बिक गया तो प्रॉफिट। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में? टू साइड पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन 7,500, और बाई साइड पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 12500। एक और लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं लॉस या सेल पे। ये रहेगा इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का केस है तो कैसे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में हम लोग डेप्रिसिएशन को हर साल चार्ज एसेट पे नहीं करते, मतलब एसेट से रिड्यूस नहीं कर रहे होते हर साल, अलग से लाइबिलिटी साइड मेंटेन कर रहे होते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब जब हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ रहेगा? पहला चीज दिया हुआ रहेगा कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है 50,000। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट बोलते हैं मतलब ये जिस दिन खरीदाया था उस दिन का वैल्यू 50,000, और इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगता है, मान लेते हैं 20,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब आज तक 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, मतलब ओपनिंग डेट में, बैलेंस शीट डेट का ही होगा दोनों। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग डेट में इसका वैल्यू 50,000 का बनता है, डेप्रिसिएशन घटा नहीं है इसमें, बट डेप्रिसिएशन 20,000 तक का तो लग चुका है। ये दोनों ओपनिंग डेट। अलग से लाइबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग लिखे हुए होंगे। और नीचे अगर बोलता है इट वाज सोल्ड फॉर 25,000, डेप्रिसिएशन इक्वल टू 10% पर एनम, डेट ऑफ सेल है अपना 1/7/2020, ईयर एंड भाई 31/12 ईयर एंड। अब जब इस सिचुएशन में 10% पर एनम बोलेंगे तो हमको स्पेसिफाई करना होगा कि 10% पर एनम क्या, एसएलएम के डब्ल्यूडी। कुछ नहीं बोलेंगे तो एसएलएम मान के चला जा सकता है, एचयूम इफ साइलेंट। मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, डब्ल्यूडीबी भी मान सकते हैं, बट कोई एक चीज मानेंगे, एसएलएम मान के चल सकते हैं। जो भी माने वहां पे कोट कर देने चाहिए कि आप क्या मान रहे हैं, एसएलएम के डब्ल्यूडीबी। अंतर क्या पड़ेगा, अगर आप एसएलएम मान लेते हैं तो डेप्रिसिएशन आप 50,000 के ऊपर निकाल रहे होंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, बट अगर आप डब्ल्यूडीबी मान लेते हैं तो फिर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे 50 में से 20 घटा के 30,000 का 10%। तो ये अंतर पड़ेगा एसएलएम या डब्ल्यूडीबी के एजम्पशन पे। एसएलएम पे मान के निकालते हैं तो कैसे बनेगा, हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट 50,000, इसके पीछे प्रोविजन लग चुका था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब इतना वैल्यू घट गया है, ऑल्दो डायरेक्टली माइनस करके दिखाए नहीं है, तो अभी माइनस कर देते हैं 30,000। इसमें से भी लेस होगा अपना डेप्रिसिएशन, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, और वो अगर हम एसएलएम माने तो 50,000 का, डब्ल्यूडीबी मान लेते तो फिर दोनों का डिफरेंस 30,000 का। इनटू कितना, एक साथ को बेचा मतलब 6 महीने के लिए 2,500 रुपए, 27,500। स्टार मार्क क्या रखेंगे, इफ इट वाज ऑन डब्ल्यूडीपी तो हम लोग क्या करते हैं 30,000 का 10% 6 महीने का लगा रहे हैं। ये था, ये हुआ अपना वैल्यू एज ऑन सेल डेट।
जिस दिन बेच रहे हो उस दिन का वैल्यू कितना, 27,500। अब इसको बेचे कितना में, सेल प्रोसीड कितना हुआ है, 25,000 बेच के मिला 25,000, तो फायदा हुआ नहीं या नुकसान, नुकसान हुआ, कितने का, 2500। 2500। ये हो गया मेरे लिए नुकसान। अब इनकम एक्सपेंडिचर पे क्या क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम एक्सपेंडिचर पे लिखेंगे टू साइड पे, टू डेप्रिसिएशन 2500। अगर WDV पे बना रहे होते तो यहाँ ये 1500 निकल के आता, वो लिख दिए होते। और टू लॉस ऑन सेल, ऐसे प्रेजेंटेशन। तो ये था लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे निकलेगा। ये वाला टॉपिक कवर हो गया, लॉस या सेल। इधर प्रॉफिट वाला भी कवर हो गया इसके साथ। इधर एक ही चीज बचता है, उसको कवर कर लेते हैं, स्पोर्ट मटेरियल का, इसको कवर। इसके बाद फिर इस टू साइड का सब खत्म हो जाएगा, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्पोर्ट मटेरियल के जगह पे कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये चीज कैसे निकलेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं तो यहाँ पे दो वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। जब मटेरियल को कंज्यूम करने के पहले परचेज करना पड़ेगा, बिना खरीदे तो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लोग परचेज करने जाएंगे तो या तो हम लोग कैश में परचेज करेंगे या तो क्रेडिट में परचेज करेंगे, दो टाइप से परचेज हो सकता है। तो पहला केस बनेगा केस 1, वेयर मटेरियल आर परचेज्ड ओनली फॉर कैश, जहां पे हम लोग मटेरियल सिर्फ कैश देके खरीदते हैं, उधार में कभी नहीं खरीदते, नेवर ऑन। फिर केस 2 हम लोग देखेंगे, वो वेयर मटेरियल्स आर परचेज्ड ऑलवेज ऑन क्रेडिट, जहां पे हम लोग मटेरियल सिर्फ क्रेडिट में ही खरीद रहे होंगे, कैश में नहीं, नेवर ऑन कैश। और फिर हम लोग दोनों को कंबाइन करके भी एक एग्जांपल कर लेंगे, जहां पे कैश में भी हो रहा है और क्रेडिट में भी हो रहा है, कैश प्लस क्रेडिट। पहले देखते हैं केस 1, जहां पे हम लोग मटेरियल सिर्फ और सिर्फ कैश में खरीदेंगे, ओनली कैश। अंतर क्या पड़ेगा, जब हम लोग सिर्फ कैश में खरीद रहे हैं दैट मीन क्रेडिटर का झमेला खत्म, क्रेडिटर बनाने का जरूरत नहीं है, जो खरीदना है कैश में खरीदना है, उधार वाला सिचुएशन नहीं। बट स्टॉक तो होगा, जरूरी थोड़ी है कि सारा मटेरियल इसी साल खर्च हो गया हो। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है जहां रिसिट एंड पेमेंट में बाई साइड पे लिखा है बाई परचेज ऑफ मटेरियल 20,000 रुपया, और इंफॉर्मेशन नहीं, नो इंफॉर्मेशन, बस 20,000 रुपया का मटेरियल खरीदे, इतना कहानी है। आगे कुछ नहीं बोला कि इसमें से कुछ बचा या नहीं बचा, ओपनिंग था नहीं था, कुछ नहीं, बस 20,000 रुपया का मटेरियल खरीदे, कहानी। क्या एज्यूम करेंगे, कुछ बचा होगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक कुछ, ओपनिंग स्टॉक खुद से नहीं मांग सकते, तो क्लोजिंग भी नहीं है, ओपनिंग भी नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जितना खरीदे वो पूरा यूज हो गया, जितना खरीदे वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिए। इट मींस all material are consumed,
कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, बचता तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है नहीं। तो इनकम एक्सपेंडिचर में फिर पूरा का पूरा 20,000 डाल दो बस सिचुएशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बचा नहीं तो कुछ नहीं। रिसिट एंड पेमेंट में बाई साइड पे लिखता है बाई मटेरियल परचेज 20,000, और नीचे इंफॉर्मेशन में बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल था 2,000 रुपए का एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है 5,000 रुपए। 20,000 का तो इस साल खरीदे, 2,000 का पहले से पड़ा हुआ था, 5,000 का अभी भी रखा हुआ जो इस साल यूज नहीं हुआ, तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कितना? 20,000 का खरीदे, 2,000 का पहले से था, तो टोटल कितना हो गया? 22,000। और जिसमें से 5,000 का तो अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, मतलब 17,000 का हम लोग मटेरियल यूज कर चुके हैं। इसको अकाउंट के जैसा बना के भी निकाल सकते। टू साइड पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक $2,000 का बाई, इसको टू बैलेंस बीडी लिख देते, ब्रैकेट में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक 5,000। खरीद के कितना लाए? 20,000 का खरीद के लाए, तो उसको यहाँ टू रिसिट एंड पेमेंट कितने का परचेज किया? 20,000। 2,000 का पहले से था, 20,000 का खरीदे, दैट मीन 22,000 का मटेरियल बना। 22,000 उसमें से 5,000 तो अभी भी रखा हुआ है, तो हम यूज कितना कर लिए होंगे? 17,000। ये चल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। COMC शॉर्ट में इसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये जब सिर्फ कैश में परचेज हुआ तब ऐसे निकाले हम लोग केस 1। अभी देखते हैं केस 2, जहाँ पे क्रेडिट पे भी परचेज होगा। केस 2 जहाँ सिर्फ क्रेडिट पे परचेज होगा, ओनली क्रेडिट परचेज, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पे परचेज करेंगे। सिर्फ क्रेडिट पे परचेज करना मतलब कैश में कोई परचेज नहीं है। तो रिसिट एंड पेमेंट में जो लिखा हुआ होगा वो मटेरियल परचेज नहीं लिखा हुआ होगा, वो लिखा हुआ होगा बाई क्रेडिटर। इतना हम लोग क्रेडिटर को दिए, क्योंकि हम लोग कैश में तो खरीदते ही नहीं है, तो बाई साइड पे बाई कैश परचेज भी नहीं हो सकता, बाई परचेज भी नहीं हो सकता। 20,000 रुपया क्रेडिटर को दिए। और ऐसे सिचुएशन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का भी होगा, क्रेडिटर का भी होगा। इंफॉर्मेशन इधर लिख देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। स्टॉक का ओपनिंग 2,000, क्लोजिंग 5,000। क्रेडिटर का ओपनिंग 2,000, क्लोजिंग 3,000। यहाँ पे स्टेप क्या था? स्टेप 1 बोलता था कि सबसे पहले क्रेडिटर को बनाओ, प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर एसेट होता है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। इसका ओपनिंग टू साइड पे दिखेगा या बाई साइड पे? बाई साइड। बाई साइड पे। बाई बैलेंस भी ओपनिंग 2,000 रुपया, और इसका क्लोजिंग टू साइड पे, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग 3,000 रुपया। अब देखना है हम लोग कितना पैसा दिए हैं क्रेडिटर को। 20,000 रुपया दिए हैं, ये क्रेडिटर को पे किए थे हम लोग, तो क्रेडिटर को पे किए टू साइड पे लिखते हैं, टू रिसिट एंड पेमेंट, पेड टू क्रेडिटर 20,000 रुपया। 20,000 रुपया दिए, 3,000 का अभी भी देना बाकी है, और 2,000 का तो पिछले साल का था। दैट मीन ये जो 21,000 का बैलेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल परचेज्ड।
इतने का मटेरियल हम लोग खरीदे होंगे 21,000 का, पेमेंट 20,000 दिए, बट मटेरियल खरीदे होंगे 21,000 का। तो पहले तो बनेगा मटेरियल, इसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे स्टेप 2, प्रिपेयर मटेरियल अकाउंट। मटेरियल एसेट होगा तो इसका ओपनिंग टू साइड में, टू बैलेंस पीडी 2,000 और बाई बैलेंस सीडी 5,000, ये क्लोजिंग। और यहाँ पे जो बैलेंस आया 21,000 रुपया मटेरियल परचेज किए थे, इसको उठा के यहाँ टू साइड पे लिख देंगे, टू क्रेडिट मटेरियल परचेज। यहाँ पे ये स्टॉक है, बैलेंस करते हैं 23 बचा कितना 18,000, इसको बोलेंगे बाय इनकम एक्सपेंडिचर। ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो दो स्टेप में बनाएंगे। हालांकि इफ अमाउंट ऑफ मटेरियल परचेज इज ऑलरेडी गिवन, अगर क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ मटेरियल परचेज ऑलरेडी दिया हुआ हो, मतलब ये वाला डाटा, तो फिर हमको पहले क्रेडिटर बनाने का जरूरी नहीं है, पहले हम इसको भी बना सकते हैं। फिर ये डाटा तो खुद ही दे देगा, तो फिर बनाया जा सकता है। देन स्टॉक सर अगर 21,000 वो दे देगा तो ऊपर वाला तो बनाने का जरूरत ही नहीं है ना। ऊपर वाला बनाने का जरूरत तब पड़ सकता है ना जब आपको ये वाला चीज ऐसा कुछ निकालने बोले, तो अदरवाइज बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर हम लोग सिर्फ स्टॉक बनाएंगे, और स्टॉक आप पहले बना सकते हैं, और इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे कंबाइंड होगा, दोनों चीज होगा। केस 3, कंबाइंड मतलब कैश में भी परचेज है प्लस क्रेडिट में भी परचेज है। ये दिया हुआ रिसिट पेमेंट, रिसिट पेमेंट में लिखा है बाई क्रेडिटर 20,000, क्रेडिटर को 20,000 रुपया दिए, बाई परचेज 10,000। ये कैश परचेज है, ये बाई ऐसे जो लिखता है ये कैश परचेज को रिप्रेजेंट करता है। और इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इंफॉर्मेशन वही वाला रहने देते, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्रेडिटर बनाते हैं, क्रेडिटर यहाँ पे ओपनिंग 2,000
यहाँ पे क्लोजिंग 3000, यहाँ पे लिखेंगे टू रिसिट एंड पेमेंट, ये वाला 20,000। जो डिफरेंस आया वो दिखाएगा बाई स्टॉक मटेरियल परचेज, कितना होगा 21,000। देन हम लोग बनाएंगे स्टॉक, ये बगल में बना देते हैं स्टॉक। स्टॉक पे रहेगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग के लिए, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग के लिए, और टू परचेज जब लिखेंगे हम लोग टू मटेरियल परचेज, तो उसमें क्रेडिटर वाला 21,000 भी आएगा और प्लस कैश में जो खरीदे थे 10,000 वो भी आएगा, तो जोड़ जाड़ के 31,000 आएगा वो, कैश और क्रेडिट दोनों। ये हो गया अपना टोटल 33,000, और इस 33 में से 5 बचा हुआ है, दैट मीन 28,000 यूज करते होंगे बाय इनकम एक्सपेंडिचर। तो अगर कैश क्रेडिट दोनों है, इस तरीके से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये डेबिट साइड का जितना कुछ था ये सब हम लोग कवर कर लिए, सपोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड सब। कल के क्लास में हम लोग ये सारा कुछ कवर करेंगे, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी। तो कल ये खत्म हो जाएगा अपना। सब्सक्रिप्शन में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो कल मतलब इसका जो समझाने का कॉन्सेप्ट है वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा, दिक्कत होगा, वो बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास ओवर करते हैं। इतना रिवाइज करके रखिएगा, फिर कल इसी टाइम रखेंगे क्लास।